हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम 2020 का एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे इसके 50 जीके के क्वेश्चन। क्योंकि आपके जो है ये क्वेश्चन पेपर आपके 4 सब्जेक्ट्स में आता है। 50 क्वेश्चन आपके जीके से पूछे जाते हैं, साथ ही 50 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन रीजनिंग और लास्ट में 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 200 मार्क्स का टोटल आपका ये एग्ज़ाम पेपर होता है, जो कि आपका डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में करवाया जाता है। तो इसमें हमारे पास 2020 का अभी बी सेट अवेलेबल है, जिसके हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के पोर्शन के। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश आपको सबसे फर्स्ट पेपर में दिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, आपका जो डीएलएड एग्ज़ाम है इस बार 20 मई 2023 को होने वाला है, जिसके अब कुल 9 से 10 दिन ही शेष रह चुके हैं। तो इसलिए आपको अपने जितने भी डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आपके जितनी डीएलएड और बीएड की परीक्षाएं करवाई जाती हैं उनमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो प्रीवियस ईयर से सीधे रिपीट किए जाते हैं, और आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको हिस्ट्री से दिया गया है, जिसमें पूछा है प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था। तो ओरिजिनल नाम महाभारत का था जय संहिता, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है मुंबई सीएसटी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो आंदोलन आपको 4 दिए गए हैं, बताना है कि गांधी जी ने कौन सा नेतृत्व नहीं किया था। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इतिहास से संबंधित हिस्ट्री में जितने भी आंदोलन है, मुख्य आंदोलन है जो कि महापुरुषों द्वारा करवाए गए थे, तो उनके आपको सन याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से पूछा जा रहा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे तो इसमें भी आपको सही अनुक्रम बताना है, जिसके लिए आपको सन पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था, 1942 में यह आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा करवाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी जी की नेतृत्व में ही हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1918 में हुआ था। और लास्ट आता है बारदौली सत्याग्रह, जो कि हुआ था 1928 में, लेकिन ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व द्वारा नहीं हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बारदौली सत्याग्रह। अगला प्रश्न भी सेम उसी तरह से है, हमें सन बताना है कि कौन सा इसका सही अनुक्रम होने वाला है। तो सबसे पहला जो आंदोलन, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, किसके द्वारा कराई गई ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो A.O. ह्यूम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर जो भी सबसे कम सन आपको दिखता है, सबसे पहला आपका 1885 हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा मिंटो मार्ले सुधार, जो कि 1909 में हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका साइमन कमीशन, जो कि कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में। और लास्ट में आएगा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से इसका जो सही अनुक्रम बनेगा वो ऑप्शन बी बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा उत्तराखंड के देहरादून में। तो ये उत्तराखंड की जीके से एक क्वेश्चन बना है आपके लिए, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुहतसिब कहा जाता था लोक आचरण अधिकारी को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। इस किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी जा सकती है और उसके संस्थापक पूछे जा सकते हैं। तो 1885 में स्थापना हुई, किसके द्वारा हुई, A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का हमें
चुनाव करना है। इसमें हमें 4 जगहें दी हैं जिसमें कि आपको बताना है कि कौन से वंश ने इनका निर्माण करवाया था। तो एलोरा कंदराय शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल ने। लेकिन जो ऑप्शन फर्स्ट है महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, और इसका निर्माण करवाया था पल्लव वंश ने। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें अर्थशास्त्र से पूछा गया है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा है। जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं के लिए ऋण देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेपो दर। अगला सवाल है 11वां, निम्नलिखित में से मानवीय विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का तत्व नहीं है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला शिक्षा, समंजित प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। तो इन तीनों से मिलकर मानवीय विकास सूचकांक मिलता है हमको। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या को इसमें नहीं ऐड किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो आपका डायरेक्टली जो वृद्धि करेगा वो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा विनियोग में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दक्षिण भारत का पूछा जाता है तो कोयम्बटूर इसका करेक्ट आंसर होगा। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो ऐसी मृदा है काली मृदा, जिसके अंदर ये खासियत होती है कि वो नमी को स्टोर कर सकती है, जो कि कपास के लिए भी अत्यंत उपयुक्त मृदा जो है मानी जाती है। अब है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका जो साउथ में लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बड़ा निकोबार। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है कुछ नदी घाटी योजना को उनकी नदियों से। तो पहला टिहरी जो है वो आपका उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। तो इस तरह से आप ऑप्शन का मिलान देख सकते हैं। पहला ए हमारा हो रहा है 2 पर, तो 2 आपके सभी में है। दूसरा बी है 4 पर, तो 4 इन दोनों में है। जायकवाड़ी तीसरे पर, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, जो कि गांधी जी के जन्मदिवस पर हुआ था। क्योंकि गांधी जी जो है पंचायती राज प्रणाली के पक्षधर थे, इसीलिए उनके जन्मदिवस पर इसका शुभारंभ किया गया। और कहाँ से यह शुभारंभ किया गया, यह भी बहुत बार पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ से भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो भारतीय संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में किया गया था, इसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया। पहला पंथ निरपेक्ष, और साथ में दूसरा है समाजवाद, और तीसरा है अखंडता। तो ये 3 शब्दों को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया प्रस्तावना में। अगला है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। अगला है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है। तो ऑपरेशन जिस भी ईयर में आपके करंट अफेयर की क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे कि ऑपरेशन ये क्या है, ऑपरेशन सूर्या होप पूछ सकते हैं, ऑपरेशन गंगा पूछ सकते हैं, ऑपरेशन क्लीन आर्ट पूछ सकते हैं, ऑपरेशन दोस्त पूछ सकते हैं। तो ये ऑपरेशन जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट इसमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका GC मुर्मू था। तो ये आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछा गया था। इसी तरह से कोई सा भी पद भारत में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है?
तो लोकसभा के जो है निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकते हैं। साथ ही राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी आपके पास है, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो कि शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कपास का प्रमुख घटक पूछा है, 4 ऑप्शन है, सेलुलोज, प्रोटीन, टैनिन और थाइमिन। करेक्ट आंसर इसका है सेलुलोज, जो कि कपास का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता। भेद यानी कि डिफरेंस उसको पता नहीं चलता, तो ऐसे कलर रेड और ग्रीन है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो पूछा है कि सर्वाधिक धात्विक खनिज वो किन प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ज्योग्राफी से आपसे खनिज से, चट्टानों से, कायांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, इन सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक जो है धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको कर्नाटक में सबसे अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। तो यह स्थित है रिहिंदबाद परियोजना पे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी, जो कि इनका ये उपन्यास है सैटेनिक वर्सेस, और इसके ये लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था। तो इस व्यवस्था में भूमि पर अधिकार कृषक के पास था, रैयत बाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ब्रिक्स का सम्मेलन पूछा गया, क्योंकि उन दिनों जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा था ये, और इसका करेक्ट आंसर ब्राजीलिया है। लेकिन आपसे इस बार हो सकता है G20 शिखर सम्मेलन से कुछ क्वेश्चन बन जाएं कि ये कौन सा शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, और अगली बार इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो इस तरह के सभी G20 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर क्लियर करें और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखें। इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि G20 पर ही आधारित है। उसमें सभी MCQ के रूप में मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स से समझाया है कि G20 क्या है और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन DLED के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसको क्लियर ज़रूर करें, क्योंकि आपका DLED एग्ज़ाम में G20 से क्वेश्चन पक्का 100% बनने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, यह संविधान में 22 भाषाओं हेतु साहित्यिक योगदान दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो भारत के संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो उनसे संबंधित कोई भी अगर साहित्य की रचना करता है और उसमें अपना योगदान देता है तो उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तीसरा है, 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अकित्थम को दिया गया। तो करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। तो देखिए, इनको यह पुरस्कार तो मिला था, लेकिन यह प्रथम नहीं था, क्योंकि प्रथम 1965 में दिया गया था। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में अपनी एक रचना चिदम्बरा के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो इसका यह इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है। तो देखिए, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है, क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं बताता है, समताप मंडल ओजोन परत है वहाँ पर, आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे। लेकिन फोर्थ आपका जो है आयन मंडल ध्रुव ज्योति, ये इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर ध्रुव ज्योति के लिए बहिर्मंडल करेक्ट होगा। ठीक है, बहिर्मंडल अगर यहाँ पर होता तो करेक्ट होता, तो इसीलिए फोर्थ इनकरेक्ट है। बाकी 1 2 3 तो ऑप्शन ए आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध आप जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको 3 पिटक देखने को मिलते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो इसमें से गौतम बुद्ध के जो दर्शन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनका संकलन किया गया है अभिधम पिटक में। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कि माउंट विंसन उसका नाम है, उस पर सबसे पहले सफल आरोहण करने वाली दिव्यांग महिला पर्वतारोही बनी है और उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था करंट अफेयर से, ठीक है। इस तरह से आपसे भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले ही आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। कतर में इसका करेक्ट आंसर होगा। नरसिम्हन समिति संबंधित है। नरसिम्हन समिति अगर आपने पढ़ा होगा तो ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। तो नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही सेम लग रहे हैं लेकिन इनके अंश सबके अलग अलग हैं और साथ ही शुरुआत में आप देखेंगे तो वास्तविक, काल्पनिक, काल्पनिक, वास्तविक। तो जितने भी ऑप्शंस में आपका वास्तविक लिखा है तो वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो पृथ्वी की अक्ष है वो एक वास्तविक रेखा नहीं है बल्कि वो एक काल्पनिक रेखा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, जिसमें कि 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है वो रेखा, काल्पनिक रेखा। तो इसमें ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ लिया जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे 2023 या फिर 2022 से संबंधित यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे हो सकता है मोस्टली आपकी चांसेस है 2023 के पूछे जाने के, जिसमें कि मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। तो 26 जनवरी 2020 को आए थे जेयर मेसियस बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वुहान शहर, जो कि चीन में है। नेक्स्ट है वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का हमें सही क्रम बताना है। तो इस बार ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और लास्ट में अमेरिकन ओपन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र से, जिसमें पूछा है कि वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों एनपीए का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ऐसा ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, तो ऐसे ऋणों को कहते हैं एनपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। तो महाधिवक्ता किसी भी राज्य का चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा, उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है और उनकी कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए उनका जो कार्यकाल है वो निर्धारित नहीं है, जब चाहे जितना चाहे राज्यपाल महाधिवक्ता का कार्यकाल आगे पीछे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया है कि लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सीमा तय की गई है, करेक्ट आंसर है। तो हर राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या पहले से ही तय की जाती है। उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटें हैं। तो इस तरह से हर सभाओं की सीटें पहले से ही तय की जाती है। सेकंड जो कथन है वो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, करेक्ट है। लेकिन लास्ट है मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है, जबकि ये गलत कथन है, क्योंकि इसमें जब भी मतों के समान रहने की स्थिति आती है तब लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना एक निर्णायक मत होता है। जिस प्रकार जब भी कोई 2 मत जो होते हैं समान होते हैं दोनों ओर से, ठीक है, किसी में भी
वोटिंग अगर समान हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष उसका अंतिम निर्णायक होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है सुमेलित करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ संस्थान दिए गए हैं भारत के, नौसेना, डाक तार विभाग, भारतीय वायुसेना और थल सेना। तो इन चारों के हमें ध्येय वाक्य सुमेलित करने हैं। सबसे पहले है भारतीय नौसेना, तो भारतीय नौसेना का संबंध है सम नो वरुण, ठीक है। फिर है डाकतार विभाग, तो डाकतार विभाग का संबंध है अहर्निशम सेवामहे। फिर आता है भारतीय वायुसेना जिसका संबंध है नभः स्पर्शम दीप्तम। और लास्ट है भारतीय थल सेना, तो ये होगा सेवा अस्माकम धर्मः। तो इस तरह से आप ऑप्शंस देखिए, पहला आपका मैच हो रहा है पहले से, और फिर दूसरा आपका मैच हो रहा है फोर्थ से, और तीसरा आपका मैच हो रहा है तीसरे से, और लास्ट में डी आपका मैच हो रहा है सेकंड से। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में उपयोग में लाई जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो ब्लैक बॉक्स उसका नाम रखा गया है। हवाई जहाज़ में जब इमरजेंसी के दौरान पता लगाते हैं कि उस वक्त इमरजेंसी के दौरान अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उस वक्त टाइमिंग क्या थी, स्पीड क्या थी और किस तरह की परिस्थितियां बन रही थी, तो वो सब ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है, जिसका जो कलर है वो नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था। तो सोफिया केनिन इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे इसमें जो है करंट की 2022 की इसमें स्पोर्ट्स न्यूज़ पूछी जाएगी, स्पोर्ट्स जीके पूछी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। करेक्ट आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है। यह भंग नहीं की जा सकती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे। तो ये इनकरेक्ट है फोर्थ वाला। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपसे जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2023 से 2022 इन्हीं के बीच में पूछे जाएंगे। और आपकी जीके जो है, कुछ क्वेश्चन आपसे डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होंगे, और साथ ही कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जिस भी लेवल का आपने देखा तो उसी लेवल के आपके क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये 2020 का आपका एग्ज़ाम पेपर था, एंट्रेंस पेपर था उत्तराखंड डीएलएड का। तो इसके हमने 50 क्वेश्चन जीके के सॉल्व कर लिए हैं। बाकी इसमें 150 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से कि 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो उसकी वीडियो भी जल्द ही आपके लिए अपलोड की जाएगी। और आपके पास अभी टाइम बहुत कम है, डीएलएड का एग्ज़ाम आपका 20 मई को होने वाला है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इस तरह की वीडियो की मैं जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।